हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों को अपनी पाइनियर प्रैक्टिस बैच के लाइव क्लास में ले चल रही हूँ। जैसे स्टूडेंट्स को एक क्वेरी होती है कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, पे बैच में क्या कराया जाता है, टेस्ट ऑनलाइन होता है। यानी कि देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, जब यूपी टीजीटी पीजीटी के जब टेस्ट होते हैं वो पेन पेपर मोड में कंडक्ट होते हैं, यानी कि आपको ओएमआर पे भरना होता है। तो आपको ओएमआर पे ही पेपर जो है वो सॉल्व करके देखना चाहिए। आपको ना तो उसको ऑनलाइन करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन से आप हो सकता है आपकी स्पीड बन जाए, मगर अगर आप ओएमआर पे कुछ भी गलत भराते हैं तो व्हाट इज द यूज ऑफ इट। आप उसमें क्वेश्चन, अगर आप उसमें गोले गलत भर देते हैं या टाइम पे गोलों को जो है वो जो उसको बबल्स फिल करते हैं, तो उन्हें टाइम पर उसको ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। ट्रांसफ़र करने का मतलब है कि भाई आप पेपर पे मार्क कर रहे हैं और उसको टाइम पर आप उसको नहीं कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का और वो सब। तो इसीलिए हमें जिस तरीके का पेपर हो उसी तरीके का उसे करके देखना चाहिए। इसको ऑनलाइन करने की जगह इसे आपको हमेशा ओएमआर शीट पे करके देखना चाहिए। यहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट्स को जो करवा रही हूँ, मेरे पास ये पेपर है और अभी ये पेपर का थोड़ा सा ही पार्ट जो है वो मैं करवाऊँगी। और क्योंकि एक टुकड़ों टुकड़ों में बट के जो है ये पेपर जो है वो होता है। और स्टूडेंट्स अभी आप देखिएगा कि वो जवाब देते हैं, मैं उसे एक्सप्लेन करती हूँ। और उसके बाद ये पेपर जब पूरा हो जाता है तो ये मतलब पाइनियर के जितने भी जो पेपर्स हैं, जो क्योंकि वो अभी बन रहे हैं, तो पाइनियर वाले जो हैं, अभी ये कौन से नंबर का है, ये 8th नंबर का है। 7 बन चुके हैं, 8th ही है ना विधि से। जो 8th नंबर का जो टेस्ट है वो अब जब पूरा हो जाएगा तो वो पीडीएफ फॉर्म में स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाएगा। बाकी इससे पहले जो जितने भी हुए हैं, जो 52 टेस्ट थे, पाइनियर जब से शुरू हुआ है, नवंबर से पाइनियर शुरू है, पाइनियर के जो ये जितने भी बनेंगे वो पीडीएफ फॉर्म में है। उससे पहले के जो भी मॉक है, टारगेट है, न्यू टारगेट टेस्ट है और जो ग्रामर के टेस्ट पेपर्स वगैरह है, वो सारे हार्ड कॉपी फॉर्म में स्टूडेंट्स के पास जाते हैं। आप देख रहे हैं ये पाइनियर प्रैक्टिस बैच, जो एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच भी जिसे कहते हैं। और किस तरीके से इस पे स्टूडेंट्स को पेपर कराया जाता है, क्योंकि बहुत सारे को यही नहीं पता होता पेपर में करवाते क्या है। और बहुत सारे लोग ये मांगते हैं कि केवल पेपर दे दो और हम पेपर पे आंसर की दे दो, हम कर लेंगे। देखो भाई, फिर आपके पास और बतेरे ऑप्शंस है, फिर इंग्लिश सूत्रा इज नॉट द चॉइस, इज नॉट द ऑप्शन फॉर यू। तो इसके साथ ही अब आप मेरी लाइव क्लास में चल रहे हैं, चलिए चलते हैं। और ये हम पहुंचे अपनी लाइव क्लास में। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग एवरीवन। चलो भाई, पेपर जो है वो शुरू कर रहे हैं। हम ठीक है मैडम, और आप? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अब तुम बढ़िया तो हम भी बढ़िया। पाऊ छुई मैं, आशीर्वाद दे बेटी। इतने सारे पले पलाई औलादे हैं मेरी। ओ बावलो, मेरा पेन का छुपा दिया तुमने। बताओ मेरा पेन कहाँ है? कहाँ गया मेरा स्टाइलस? कहाँ रखा तुमने? हैं? जुड़े में नहीं, जुड़े में नहीं है। चलो, नहीं मुझे नहीं, जो भाई जो मेरा फील्ड नहीं उसके बारे में मैं कुछ नहीं बताती। कि इसके अच्छा चलिए, अब पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन वेन टू, इसमें अभी ये ना आपका टारगेट टेस्ट ये पाइनियर टेस्ट 8 बन गया है। और थोड़ा बहुत ही, मतलब अभी थोड़ा ही टाइप हुआ है, पूरा टाइप नहीं हुआ है, हो रहा है क्वेश्चंस, मैं अभी छांट रही हूँ इसके। तो आप लोगों का अब देखिएगा। अब पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विद ईच अदर द लेटर टर्म ऑफ कंपैरिजन मस्ट डैश द फॉर्मर। बताओ भाई क्या होना चाहिए? इंक्लूड, एक्सक्लूड, नन,
both A and B. When two objects are compared to with each other, the latter term of comparison must dash the former. देखो भाई इसका मतलब क्या है, जैसे पहले आप इसको एग्जाम्पल से समझो, फिर उसके बाद आप लोगों ने इसका कुछ ने ए जवाब दिया, कुछ ने बी जवाब दिया, कुछ ने सी जवाब नहीं दिया है, और डी तो किसी का भी नहीं आया है। सबसे पहले आप लोगों ने एक यहां पर आयन इज हेवियर देन एनी अदर मेटल, ये हमने यहां लिखा, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन में लिखा है, जब हम इसमें ये वर्ड ये लिखते हैं, तो अब आप एक बात मुझे बताओ, इसमें आयन की तुलना हम किससे कर रहे हैं? आयन की तुलना हम किससे कर रहे हैं? मेटल से कर रहे हैं, है ना। द लेटर टर्म ऑफ कंपैरिजन मस्ट डैश द, तो भाई इसमें ये फॉर्मर है, ये लेटर है, ठीक है, ये फॉर्मर है, ये लेटर है ना। अब होता क्या है कि जब आप तुलना करते हो तो जिसकी तुलना की जा रही है उसको आप छोड़ देते हो। अगर आप इसमें अदर नहीं लगाओगे तो आयन की तुलना आयन से हो जाएगी, यही होगा। अब ये क्या है कि हमने इसको एक फॉर्म, एक सेंटेंस में लिखा तो आपको ये चीज पता चल गई, लेकिन अगर हमने इसे रूल बेस्ड फॉर्म में लिख दिया तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विद ईच अदर, द लेटर टर्म ऑफ कंपैरिजन मस्ट एक्सक्लूड द फॉर्मर। तो यहाँ आंसर आएगा बी, एक्सक्लूड इसलिए करेंगे कि भाई जो लेटर टर्म है वो अपने से पहले टर्म को एक्सक्लूड कर देगी, छोड़ देगी। अगर छोड़ेगी नहीं तो आयन की तुलना आयन से भी हो जाएगी। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आई कि क्या है, कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है और ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चंस जो हैं ये रूल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और रूल बेस्ड क्वेश्चंस आप जानते हैं आजकल इस तरीके के क्वेश्चंस भी फिर दोबारा से पूछे जा रहे हैं। मतलब एक आध दो क्वेश्चन इस तरीके से, कौन से वर्क को एक्सक्लूड नहीं है, कौन से, तुम सुन नहीं रहे हो ध्यान से, मैंने क्या बोला, आप ये तो है ना तुम्हारा, तुम ये तो पढ़कर आए हो। देखो भाई, अगर मैंने यहां पर ये लिखा, और मैं बिल्कुल साधारण एग्जांपल लिख रही हूं, आयन इज हैवियर, मैंने यहां लिखा आयन इज हैवियर देन एनी मेटल, ठीक है। अब बिल्कुल बिना बोले और शांति से सुनना, यहां पर आयन वन चीज, मेटल इज अनदर थिंग, ठीक है। आयन एक मेटल है, मेटल की तुलना मेटल से कर रहे हैं, मेटल की तुलना मेटल से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अब आप ये बताओ, अगर हम यहां पर अदर नहीं लगाते, नहीं लगाते, तो हम क्या कर रहे हैं, आयन इज हैवियर देन एनी मेटल, इसका मतलब है आयन अन्य मेटल से हैवी है, यानी कि अन्य किसी नहीं लगाया हमने, अन्य मेटल से हैवी है, इसका मतलब हो गया आयन आयन से भी हैवी है, लोहा लोहे से भी हैवी है। ऐसा नहीं होता ना, आप जिस चीज की तुलना कर रहे हो, जिस चीज की तुलना कर रहे हो उसे कंपैरिजन में नहीं रखा जाता। अगर उस चीज वो अगर आप उस चीज किसी चीज की तुलना सेम ग्रुप में कर रहे हो, मेटल की तुलना मेटल से कर रहे हो, ग्रुप कैसा है, सेम। जब सेम ग्रुप में तुलना की जाती है तो जिस चीज की तुलना की जा रही होती है उस चीज को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। हाँ, अगर आप तुलना जो है वो डिफरेंट ग्रुप में करो तो एक्सक्लूड नहीं करते, लेकिन अगर सेम ग्रुप में करते हैं तो एक्सक्लूड कर देते हैं। तो यहां पर आप क्या लगाओगे, एनी अदर मेटल, ठीक है, एनी अदर मेटल। अब ऐसे ही अगर आप ये बोलते हो द गंगा इज लॉन्गर देन एनी रिवर इन इंडिया, अब इस सेंटेंस में किसकी तुलना किससे कर रहे हो? गंगा की तुलना, भारत की नदी की तुलना भारत की नदी से कर रहे हो। भारत की नदी की तुलना अगर भारत की नदी से कर रहे हो तो ग्रुप कैसा है, सेम, ग्रुप सेम है ना। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मर होता है पहले वाला और लेटर होता है बाद वाला, यानी कि रिवर हो गया बाद वाला और फॉर्मर हो गया गंगा। तो आप गंगा को क्या करोगे, तुलना करने में उसे एक्सक्लूड कर दोगे, तुलना करने में उसे क्या करोगे, एक्सक्लूड कर दोगे। तो यहां पर आप लगाओगे एनी अदर, सेम ग्रुप में तुलना हो रही है। हाँ, अगर आप यही कहते द गंगा इज लॉन्गर देन एनी रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है, या इन द वर्ल्ड फिर भी सेम ग्रुप ही हो जाएगा। अगर आप ये कहते हैं गंगा इज लॉन्गर देन एनी रिवर इन, अगर हम यहां बोल देते कि इन ऑस्ट्रेलिया, हमने ऑस्ट्रेलिया कर दिया,
तो क्या ग्रुप सेम है? आप भारत की नदी की तुलना ऑस्ट्रेलिया की नदी से कर रहे हो तो ग्रुप डिफरेंट हो गया ना। तो आपको एनी के बाद अदर लगाने की जरूरत नहीं है। द गंगा इज लॉन्गर देन एनी रिवर इन ऑस्ट्रेलिया। जब ग्रुप डिफरेंट हो जाता है तो हम अदर नहीं लगाते हैं, लेकिन जब ग्रुप सेम होता है तो हम अदर का यूज करते हैं। और ये जो अदर है ना, इसका मतलब होता है एक्सक्लूड करना। अदर मीन्स एक्सक्लूड करना, दैट इज एक्सक्लूड। तो यहां पर तब अदर का यूज नहीं होगा, अदर मीन्स एक्सक्लूड करना। तो इसीलिए अब इस एक क्वेश्चन को जो मैंने समझाया यहां पर ये इसका मतलब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना? अब मेरी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुना, कोई एक क्वेश्चन को बार बार जो है फालतू के क्वेश्चन मत पूछना। हमारा नेटवर्क का इशू था, हमें सुनाई नहीं दे रहा, ये हो गया वो हो गया। मैं तो बहन बहुत कुछ समझाती हूँ, बात यही है कि अब क्या करें और क्या ना करें वो वाला हाल हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आफ्टर द वर्ड्स ऑल, सम, एनी, नन, नथिंग, रिलेटिव प्रोनाउन डैश इज यूज्ड। बताओ। देखो भाई, अगर ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, है ना, अगर ऑल लगा रहे हो, सम लगा रहे हो, एनी लगा रहे हो, तो उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्या आता है? दैट। और इसका एग्जांपल याद रखिए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द प्लूरल ऑफ मिस्टर अग्रवाल इज। द प्लूरल ऑफ मिस्टर अग्रवाल इज। जो मेरे से ही पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो मेरे से पढ़े हुए नहीं है, केवल इसी बैच में आए हैं, वो गलत जवाब दे रहे हैं, है ना। कुछ मेरे भी गलत जवाब दे रहे हैं जिनके खोपड़ी में ग्रामर पड़ती ही नहीं। भैया इसका आंसर नन है, क्योंकि अब इसको ऐसे समझिए। पहली बात, आपने लिखा मिस्टर अग्रवाल, ठीक है। अब आपको इसे प्लूरल करना है, ठीक है, इसे प्लूरल करना है, तो आप इसे प्लूरल करोगे, इसके आगे लगाओगे द, उसके बाद लगाओगे मिस्टर, द मिस्टर अग्रवाल्स। ऐसे होगा द मिस्टर अग्रवाल्स, ये ऐसे होगा, एपोस्ट्रोफी लगेगा ही नहीं, ठीक है। ये हम जब भी सरनेम होता है ना वो प्लूरल कर दिया जाता है। द गांधीज बोलते हैं, अगर आप बोलोगे द गांधीज, आपने लोगों के घरों के बाहर जो है वो ऐसे लिखे हुआ देखा होगा, ठीक है, तो वो गलत होता है, ठीक है। अगर आपको पूरी फैमिली के बारे में बताना है तो आप लिखेंगे द गांधीज, ये इस तरीके से बताया जाएगा। द वर्माज ऐसे, द चौरसियाज, देखो, है ना। जल्दी में ध्यान नहीं देते तो गलत बात है ना। आप जल्दी में अपने नंबर का आप एक पूरा पूरा एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। द शर्माज, ठीक है, तो ये जो है एपोस्ट्रोफी एस नहीं है, प्लूरल में हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर है नन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड टेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। द वर्ड टेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। देखिए टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस के लिए हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं हम, टाइम एंड टेंस। पहली बात तो मैं आपको एक चीज ये बताऊं, हमेशा ना ये बोला जाता है टाइम एंड टेंस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि टेंस का मतलब होता है वर्ब फॉर्म। सुन लो, टेंस का मतलब क्या होता है? वर्ब फॉर्म। और टाइम का मतलब क्या होता है? द वर्ब फॉर्म इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के हिसाब से वर्ब फॉर्म यूज की जाती है, ठीक है। एक बात बताओ, अगर आप बोलते हो आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन और आई वेंट, सारे ठीक है ना? कौन सा गलत है? बताओ मुझे कौन सा गलत है? अब तुम हिंदी की तरह उसमें करो, मैं गया, है ना, तो मैं गया, मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, उसके हिसाब से। अरे नहीं भैया, तातेती वाला तुमको उसमें ट्रांसलेट नहीं करना है। वो टाइम जब तक नहीं लगता वर्ब की फॉर्म नहीं लगती, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि ही डैश फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग डेली, तो वो डेली वाला पार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब वो आज वो एक हैबिट है, और जो हैबिट है वो अभी भी है, कल भी होगी और हमेशा रहेगी। वो एक हैबिट है मुझसे। जैसे अगर मैं आजकल तो मैंने डांटना काम कर दिया, वो एक हैबिट है डांट खाने की। हमें तो डांट खिलाती रहो, हमें फर्क ही नहीं पड़ता कोई भी, ठीक है। तो खैर, वो जो एक हैबिट है तुम्हारी, है ना। अब यहां पर बेसिकली जो टेंस है, टेंस मतलब होता है वर्ब फॉर्म। अब वो आया कहां से है? लैटिन रूट है टेम्पस, टेम्पस से आया है। आपसे पहले बहन अभी तक भी यही होता है। देख भाई, वो भी अपना एक तरीका है, उसके बिना ना टेंस पढ़ने का मजा ही नहीं आता। एक वो मैंने तुम्हें बताया नहीं था, एक कोई है टीचर है,
दैट वाज अ वेरी फनी वीडियो एंड वो मुझे बड़ा मतलब मजा भी आया था उसे, और वो किसी उसमें शो में भी आए थे, है ना। वो जो थे ना, राम खाना खाता है खाता है खाता है, तो सारे के सारे बच्चे गा रहे हैं राम eat। नहीं, राम गाना, राम सिंह सब सॉन्ग कुछ ऐसी था, है ना, वो था ना। नहीं नहीं नहीं, वो एक है, कोई एक पूरी वीडियो है उसमें, वो पूरा नाच नाच के जो है वो पढ़ा रहे हैं, राम खाना खाता है खाता है खाता है, सारे बच्चे गा रहे हैं राम खाना खाता है ना। तो वो जो है राम ईट्स फूड ईट्स फूड इस तरह, और ईट्स, है ना। तो वो वाला जो है वो बिल्कुल बहुत मजेदार सा वीडियो है वो। तो वो भी अपने आप में एक वो है, तरीका है। खैर, आपको उसमें ट्रांसलेशन करने वाली चीज नहीं आनी है तो आप उसको छोड़ दीजिए, है ना। तो यहाँ पर आज तो बहुत सर्दी है मैम, लगता है मेरठ में, हाँ बहुत सर्दी है मेरठ में। अच्छा ऊपर है, तू ऊपर पढ़ ले, समझी। When an infinitive is used to qualify a verb or an adjective, it is called the participle, objective preposition, the gerundial, none। देखो भाई, जो इसका क्वेश्चन को आप मीनिंग ना समझे हो, पहले मैं उनको क्वेश्चन का मीनिंग समझा देती हूँ। वैसे तो जवाब तो सही है, द जेरेंडियल और द जो है जो उसमें इसका वो एक इसमें यहाँ समझिए, देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा वी ईट, ये आया वर्ब। अब इसने जवाब दिया वाई, टू लिव। तो इसने इस इन्फिनेटिव ने किसको क्वालिफाई करा, वर्ब को क्वालिफाई करा, है ना। क्वालिफाइंग, इनको जो है क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव्स भी कहा जाता है या जेरेंडियल इन्फिनेटिव्स भी कहा जाता है। अगर ये बोलते हैं इट इज गुड टू, या इट इज गुड टू ईट, तो ये एडजेक्टिव को आप क्वालिफाई कर रहे हैं, तो यहां पर ये चीज क्या है, दैट इज ये जेरेंडियल इन्फिनेटिव है, वी ईट टू लिव। अब आप यहां पर भी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, ऐसे इन्फिनेटिव को क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव्स या जेरेंडियल इन्फिनेटिव्स कहा जाता है। द आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द पजेसिव केस ऑफ नाउन इज ऑल्सो नोन एज, द पजेसिव केस ऑफ नाउन इज ऑल्सो नोन एज जेनिटिव। बिल्कुल सही है। जब हम किसी नाउन में हम एपोस्ट्रोफी एस जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, जेनिटिव केस। अक्यूजेटिव का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन, अक्यूजेटिव का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन, और नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट जो होता है, व्हेन द नाउन वर्क्स एज अ सब्जेक्ट। ठीक है। कम, गो, फॉल, डाई, asleep, these verbs are always used transitively, intransitively, both ways या none। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब का मीनिंग क्या होता है। देखो भैया, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, बताओ जरा बताओ। ट्रांजिटिव वर्ब विच पासेस इट्स एक्शन ओवर द ऑब्जेक्ट, है ना। हर वर्ब जो व्हाट का जवाब दे वो ट्रांजिटिव हो, ये जरूरी नहीं है। क्या ये जरूरी है, बताओ, क्या ये जरूरी है, क्या मैंने तुम्हें ये सिखाया है, हैं? ऐसा तो नहीं है जब इजारम से कोई वर्ब जुड़ता है तो क्या वो ट्रांजिटिव हो जाता है। तो वो तो सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा होता है, क्या मैंने तुम्हें ये सिखाया है, नहीं नहीं होता वो। इनट्रांजिटिव लिखा है, लेकिन इसमें है कम, गो, फॉल, डाई, अस्लीप, दीज वर्ब्स आर ऑलवेज यूज्ड। जैसे हमने बोला ही ऑफन कम्स हियर, ठीक है, ही ऑफन कम्स हेयर, हेयर 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 क्या है यहाँ पर, ही ऑफन कम्स है, दैट्स एन एडवर्ब, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, वेयर इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये होता है ही, अब अस्लीप जो वैसे भी जो ये ही इज फास्ट अस्लीप, ही इज अस्लीप है ना, तो आप या बोलते हैं कि ही फेल डाउन, कम हियर, गो देयर, ये सारे के सारे वर्ब्स कैसे यूज होते हैं, इनट्रांजिटिवली। इसका मतलब दे डू नॉट पास देयर एक्शन ओवर द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये उस पे ऑब्जेक्ट पे वो नहीं करते, ऑब्जेक्ट पे अपना एक्शन ट्रांसफर नहीं करते हैं, इनको कहा जाता है। और ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर करने का मतलब होता है द वर्ब शुड टेल समथिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के बारे में ना बताए, ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। Now question number 8, when a and dash verb is used in causative sense it becomes dash verb। पढ़ लेना पहले फिर बताना।
व्हेन ए एन वर्ब इज यूज्ड इन कॉजेटिव सेंस इट बिकम्स डैश वर्ब। देखो भाई, सबसे पहले आप यहां पर एक चीज याद रखिएगा, व्हेन एन इनट्रांजिटिव वर्ब इज यूज्ड इन कॉजेटिव सेंस इट बिकम्स अ ट्रांजिटिव वर्ब। इस सेंटेंस को ऐसे समझिए, पहले इनट्रांजिटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब और इनका मतलब समझिए क्या है इसका मतलब, ठीक है। अब जिनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, और ये छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन यू विल नॉट फाइंड देम इन बुक्स। ये क्वेश्चन मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिख जाएंगे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल यही है। देखिए, व्हेन ए एड वर्ब इज यूज्ड, देखिए जैसे हमने कहते हैं कि अगर अगर यहां पर हम बोलते हैं कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का, जैसे है द हॉर्स वॉक्स, अगर मैंने यहां पर लिखा द हॉर्स वॉक्स, तो इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हम यहां भी बोलते हैं द हॉर्स वॉक्स इन द गार्डन या द हॉर्स, तो ये जो है वो आपका एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। लेकिन अगर है ना, अब अगर हम यहां पर ये बोलते हैं ही वॉक्स द हॉर्स, वो घोड़े को चलाता है, ये कॉजेटिव वर्ब है। कॉजेटिव का मतलब होता है, कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है कि जब किसी से कोई काम कराया जाता है और उसमें मेक का यूज करते हैं, गेट का यूज करते हैं, तो वो कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं, ठीक है। अब मेक में आप खुद भी शामिल रहते हैं, यहाँ पर ये मेक का सेंस दे रहा है, ही मेक्स द हॉर्स वॉक, ठीक है। तो ये ही वॉक्स द हॉर्स, वह घोड़े को चलाता है, जब ये कॉजेटिव हो गया, व्हेन कोई किसी से काम करवाया जाता है और तो उसे कॉजेटिव कहा जाता है। तो यहीं पर यही वर्ब ही वॉक्स वॉट द हॉर्स, यही वर्ब क्या हो गया, ट्रांजिटिव। हाँ, नहीं कॉजेटिव का वैसे तो मेक और गेट होता है, लेकिन कॉजेटिव का एक मतलब ये भी होता है कि जब आप किसी से कोई काम करवाते हैं या कोई जिसमें आप खुद शामिल रहते हैं, वो भी कॉजेटिव है। जब आप किसी से कोई काम कराते हैं मगर खुद शामिल नहीं रहते हैं, वो भी कॉजेटिव होता है। व्हेन यू मेक समवन डू समथिंग, तो उसे क्या कहा जाता है, कॉजेटिव वर्ब कहा जाता है। तो ये इसमें कॉजेटिव वर्ब क्या है, वॉक्स, है ना। जैसे ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया, तो बोथ आर जो है इन्वॉल्व इन दिस सेंटेंस। तो जब कोई किसी से कोई काम कराता है, खुद भी शामिल रहता है या खुद शामिल नहीं होता, तो है ना, तो ही गेट हिज हेयर कट, तो ही गॉट हिज हेयर कट, तो भाई बाल काटने में खुद शामिल नहीं होते हैं, दूसरा ही काटेगा बाल, बस कटवाए हैं दूसरे से। तो ये जो है दैट इज, वो भी पॉजिटिव है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव। इसमें पॉजिटिव वर्ब है, तो ये जो है यहाँ पर ये चीज क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब। ये यहाँ पर ये इनट्रांजिटिव है, यहाँ ट्रांजिटिव हो गया। द आंसर इज बी, ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेदर बीइंग फाइन आई वेंट आउट। Here the participle phrase is called nominative absolute, impersonal absolute, personal absolute phrase, dissolute phrase। देखो भाई, सबसे पहले इसमें जो participle phrase है आपका, ये simple sentence है। The weather being fine, I went out। Here the participle phrases, देखो भैया, जब कोई एक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक ऐसा फ्रेज जो सेंटेंस अपने आप में एक अलग मीनिंग रखता है, सेपरेटेड होता है, एक सेपरेटेड होता है अपने आप में, वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, लेकिन वो अपना एक मीनिंग रखता है। जैसे हमने बोला कि द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपियर्ड बोलते हैं, तो या द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड द क्राउड डिस्पर्स्ड, तो द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड द क्राउड डिस्पर्स्ड। तो ये पार्टिसिपल जो फ्रेज है, एक ऐसा फ्रेज जो मेन मुख्य क्लॉज से अलग होता है, मगर उसको भी मॉडिफाई करता है और अपना एक अलग मीनिंग भी रखता है, उसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट या इसको एब्सोल्यूट फ्रेज भी कहा जाता है, एब्सोल्यूट फ्रेज भी कहा जाता है। द आंसर इज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, द आंसर इज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है जी, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बहन इसका मतलब एकांशा, एक मिनट रुक जाओ, अभी मैं बताती हूँ इस चीज को। क्रेस्को इज अ लैटिन रूट विच मीन्स आई ग्रो, आई थिंक, आई लाइक, आई हेट। क्रेस्को एक लैटिन रूट है
जिसका मतलब होता है आई ग्रो, मैं बढ़ता हूँ, आई ग्रो। आई हेट नहीं होता भैया। क्रेस्को का मतलब होता है, आई हेट ग्रामर कह दे तू इससे अच्छा, तो वो ज्यादा बढ़िया लगेगा। आई हेट ग्रामर बट आई हैव टू स्टडी इट, आई कांट हेल्प इट। देखो जी, एक इसमें यहां से समझिए, एक पार्टिसिपल फ्रेजेस होते हैं। पार्टिसिपल फ्रेज का मतलब होता है, पार्टिसिपल फ्रेज जिसमें भी पार्टिसिपल फेज आएगा, जैसे कि जैसे हम बोलते हैं कि इट बीइंग, जो है ना, द वेदर बीइंग फाइन, वी वेंट आउट। जो ये पार्टिसिपल फ्रेज जहां पर भी होते हैं, बीइंग लगाते हैं या हैविंग लगाते हैं, वो सारी चीज क्या होती है, वो सारे पहले सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। अब जैसे मैंने यहां पे लिखा, द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड। अब इसको ध्यान से ऐसे समझना, ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज है। जिसमें भी एक फाइनाइट वर्ब होती है वो क्लॉज होती है। जिसमें भी एक फाइनाइट, ओ या कंचा सुन ले, नहीं तो फिर कहेगी मुझे से बचपन ये जो है, जिसमें भी एक फाइनाइट वर्ब होता है वो क्लॉज होता है, ठीक। अब फाइनाइट वर्ब केवल इसमें है, इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है। ये जो है ये क्या है, हैविंग लगाते हैं या बीइंग लगाते हैं, वो पार्टिसिपल है। क्या है, पार्टिसिपल, ठीक। तो ये जो है ये क्या है आपका, ये आपका सबसे पहली बात, ये सिंपल सेंटेंस। अब आप ये देख रहे हो यहां पर एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट ये, ठीक है। द मॉब डिस्पर्स्ड, अब इससे पूछो हु अराइव्ड, हु अराइव्ड, तो जवाब क्या आया, द सोल्जर्स। हु का जवाब दे रहा है, किसका काम कर रहा है, नाउन का। नॉमिनेटिव यहां पर किसका काम है, ये इसका अपना एक सब्जेक्ट है ना, एक अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसका अपना। अब ये जो पूरा सेंटेंस है, द सोल्जर्स हैविंग अराइव, पहली बात, इस पूरे सेंटेंस का ये आपका फ्रेज है, इसका अपना एक सब्जेक्ट है ना। ये अपने आप में सेपरेटेड है और अपने आप में एक अलग खड़ा है ये सेंटेंस। द सोल्जर्स हैविंग, आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा है। तो जब सोल्जर्स के आने के बाद भीड़ तितर बितर हो गई, ये सेंटेंस अपना एक मीनिंग रख रहा है और इसका अपना एक सब्जेक्ट है ना। लेकिन उसी के साथ ये जो फ्रेज है ये इस वाले सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये इसके मीनिंग में और मीनिंग ऐड कर रहा है ना। उसके साथ इसका अपना सब्जेक्ट भी है, ये सेपरेटेड भी है और ये इसे मॉडिफाई भी कर रहा है। तो जो इस तरीके के फ्रेजेस होते हैं जो सेपरेटेड भी हैं और अपना भी एक मीनिंग रखते हैं और अपना एक सब्जेक्ट रखते हैं, पार्टिसिपल फ्रेज होते हैं, उन्हें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहा जाता है। दे आर कॉल्ड नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जिनका अपना एक सब्जेक्ट होता है, जो प्रिंसिपल क्लॉज को मॉडिफाई करते हैं और जो अब सेपरेटेड होते हैं लेकिन प्रिंसिपल को मॉडिफाई करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। हाँ बेटे, अब बताओ, ये है, ये तो प्रैक्टिस बैच है, तो उसमें ये सोचो, और ये जितने यहाँ पढ़ रहे हैं ना, एक एक को पता है ये चीज, क्यों, क्योंकि डिटेल्ड बैच में ये, ओ दैट आई नो, आई एम सुपर, थैंक यू वेरी मच, लेकिन दैट एवरीवन मस्ट नो। भाई लेकिन एक और भी चीज है, अगर तुम किसी चीज से डरोगे, है ना, अगर तुम किसी चीज से डरोगे तो वो चीज तुम्हारे पे ना, उसको तुमको उतना ही डराएगी, वो कभी वो चीज तुमको समझ में नहीं आएगी। जैसे अगर कोई इंसान बार बार ये कहता है मुझे तो ग्रामर समझ में ही नहीं आती, मुझे तो ग्रामर समझ में ही नहीं आती, तो उसे ग्रामर वाकई में कभी समझ में ही नहीं आएगी। ये भी। और एक और बात बता रही हूँ, सिर्फ लिटरेचर के सहारे तुमसे एग्जाम नहीं निकलने का, सिर्फ ग्रामर के सहारे नहीं निकलने का, सिर्फ लिटरेचर के सहारे नहीं निकलने का, पढ़ना बैलेंस फॉर्म में ही पड़ेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। Chronicles which deal with events year after year are often called. Chronicles which deal with events year after year are often called chronicles, chorals, annals, period. देखिए इसको समझिए पहले। chronicles which deal with events year after year. chronicles का मतलब क्या? chrono मतलब होता है समय। एक ऐसे chronicles which deal, जो chronicles होते हैं which deal with events year after year, उन्हें annals कहा जाता है। ये क्या है? ये लिटरेरी टर्म है बहन, ये लिटरेरी टर्म है। और क्रोनिकल का मतलब क्या होता है? क्रोनिकल का मतलब होता है जिसमें समयबद्ध तरीके से इतिहास को लिखा जाता है, उसे क्रोनिकल्स कहते हैं, है ना। अब एनल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एनल्स क्या होते हैं? देखो भाई, जब नहीं दुखी नहीं होंगे, ऐसे नहीं है। एनल्स क्या होते हैं? क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स होते हैं या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं जिन्हें ना समय समय के हिसाब से, जैसे तुमने जो है वो देखा होगा देखो एक चीज जैसे है, अगर आप बोलते हो द एनल्स ऑफ द 20th सेंचुरी, द एनल्स ऑफ द 90th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, यानी कि जब आप समयानुसार किसी ईयर बाय ईयर किसी चीज के बारे में लिखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? एनल्स कहा जाता है ना। तो उनको क्या कहा जाता है? एनल्स कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड एनल्स। देखो आप खाली क्रोनिकल्स बोलते हो तो क्रोनिकल्स का मतलब होता है कि समयबद्ध तरीके से इतिहास का लिखना, मगर इतिहास को आप जब ईयर बाएगी, ये 19वीं सेंचुरी का है, ये इतिहास जो है वो 20वीं सेंचुरी का है, ये 16वीं सेंचुरी का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एनल्स। दैट इज एनल्स। ठीक है जी, तो वो एनल्स होते हैं एंड द आंसर इज सी। अब ये मेरे को ये पूछा कि मैम आप बहुत सोचती होंगी जब आप ये पेपर बनाती होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हो कि मुझे ना जब मैं पेपर बनाती हूँ तो मुझे कई बार बहुत सारी चीज़ें जो है वो रेफर करनी पड़ती हैं, इसीलिए ये पेपर मेरे पास रेडीमेड नहीं है। मुझे जो बन चुके वो बन चुके, लेकिन बहुत मेहनत से पेपर बनते हैं। आप ये सोचिए कि जितनी फीस स्टूडेंट्स देते हैं ना, और लोग अगर ये कहते हैं अरे महंगा है और इसमें ये कर दीजिए, इसमें पैसे कम कर दीजिए, आपको मेरी मेहनत नहीं दिखती। और एक और चीज़ है, जो जितने पैसे, मैं कोई ज़्यादा पैसे नहीं, लोग मुझसे कहीं ज़्यादा पैसे लेते हैं और उस लोगों को पता है वो क्या क्वालिटी दे रहे हैं। लेकिन मैं किसी पे कमेंट नहीं करती, मुझे सब टीचर से आई डू नॉट कमेंट ओवर एनीवन, मगर मैं एक चीज़ बोलती हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। और इसलिए मेहनत करती हूँ क्योंकि जिसके पास जो चीज़ होती है ना, दूसरे को वो वही चीज़ देता है। ये भी याद रखिएगा, जिसके पास जो चीज़ होती है वो दूसरे को वही देता है। इफ़ आई हैव पॉजिटिविटी, ऑब्वियसली आई विल ट्रांसफर दैट पॉजिटिविटी टू यू। अगर मुझे स्टूडेंट्स की, मैं सोचती हूँ कि मुझे अपने स्टूडेंट्स को सफल बनाना है, तो ऑब्वियसली आई विल एमिट दोज थिंग्स टू यू। तो मैं सोचती हूँ कि बेहतर से बेहतर चीज़ें अपने स्टूडेंट्स को दो। इसलिए मुझे लगता है जब लोग ये कहते हैं ना कि सिर्फ पेपर दे दो, सिर्फ ये कर दो, तो मुझे लगता है यार कि क्या ज़रूरत है? फिर ज़रूरत क्या? अगर आपको सिर्फ पेपर ही लेने हैं, उनके आंसर्स नहीं देखने, उनका कुछ नहीं देखना, मतलब उनके आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देखनी है, तो इट्स बेटर यू बाय सम मार्केट में अवेलेबल जो चीज़ें हैं। ऑब्वियसली वो वैसा नहीं है जैसा मैं करवा रही हूँ, वो उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, मगर आप वो कर लो, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको अपना एक हिस्सा पॉजिटिविटी का भी तो दे रही हूँ। हेड्स ऑफ। चला। हाँ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इट्स अ काइंड ऑफ मेटोनमी, पहले से ध्यान से पढ़ लेना। It's a kind of metonymy in which an epithet or phrase takes the place of a proper name. The little corporal is used for Napoleon. It also uses a proper name as an archetypal name to express a general idea. It is antonomasia, एंटीमेटाबॉल, कियास्मस या प्रोलेप्सिस। देखो भाई, सबसे पहले जैसे ये वाला अभी थोड़ा मेरे ख्याल से जैसे पिछले पेपर में भी था ये, है ना। तो ये जो है एंटोनोमेशिया है, और इसका है कि जब हम किसी के लिए कोई एपिथेट यूज करते हैं, एडजेक्टिव यूज करते हैं उसके नाम की जगह, जैसे जॉन ऑफ आर्क के लिए मेड ऑफ ऑर्लिन्स। थैंक यू। ये कहते हैं ना कि
जैसे हम वो बोलते हैं मेड ऑफ ऑर्लीन्स बोलते हैं जोन ऑफ आर्क के लिए, तो किसी के लिए कोई एपिथेट यूज करना, दैट इज कॉल्ड एंटोनोमेशिया। अब इसमें एक ये वर्ड है एंटी मेटाबोल, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसको और इसको मुझे ना दोनों को बताना पड़ेगा क्योंकि ये आपको एक से लगेंगे कि ये दोनों जो हैं एक से हैं। तो आज मैं आपको एंटी मेटाबोल के बारे में बता रही हूँ, कियास्मस तो पता है लेकिन ये दोनों एक से लगेंगे, लेकिन मैं इसके बारे में बताती हूँ। तू ना बदतमीजी छोड़ दे, समझ गई सोनिया के, बताओ मैडम नाच नाच के भी पड़ा बदतमीज। देखो जो एंटी मेटाबोल है ये एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें जो हम ना रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे वी ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। ये एग्जाम्पल है एंटी मेटाबोल का, एंटी मेटाबोल का ये एग्जाम्पल है। अब लग रहा होगा कि भाई यही चीज कियास्मस में भी आती है, तो इन दोनों में अंतर भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या है एंटी मेटाबोल। और ये ना एक पन के लिए और कुछ समझाने के लिए एक सटायरिक फॉर्म में, एक आयरॉनिक फॉर्म में भी इसको यूज किया जाता है। तो एंटी मेटाबोल एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो हमारा फ्रेज होता है उसे हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। कियास्मस का ऑपोजिट नहीं है ये, दिस इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ कियास्मस, ठीक है। तो एंटी मेटाबोल का मतलब होता है फिगर ऑफ स्पीच इन विच द वर्ड ऑर्डर इज रिवर्स्ड टू क्रिएट एम्फेसिस। चलो चुप रहो, पता नहीं कहां कहां से लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे, सेंट ऑगस्टीन्स कन्फेशंस एंड रूसोस कन्फेशंस आर द अर्लीस्ट इंस्टेंसेस ऑफ। भाई देखो सेंट ऑगस्टीन की कन्फेशंस 5th सेंचुरी एंड रूसो की कन्फेशंस, ये सारे के कन्फेशन का मतलब ही क्या होता है, अपने बारे में कुछ बताना। तो भैया ये बायोग्राफी नहीं है, ऑटोबायोग्राफी है। दीज आर ऑटोबायोग्राफीज। जिस तरीके के क्वेश्चन 2021 में आए थे ऑटोबायोग्राफीज हैं, ये एग्जाम्पल हैं ऑटोबायोग्राफीज के। सेंट ऑगस्टीन का कन्फेशन हो या रूसो का कन्फेशन हो, कन्फेशन का मतलब ही क्या होता है, व्हेन यू टॉक अबाउट योरसेल्फ, तो आप अपने बारे में बताते हैं, तो ये ऑटोबायोग्राफीज हैं, ठीक। Question number 14. It is the repetition of the word or phrase broken up by one or more intervening words. For instance, we will do it, I'll tell you we will do it. पहले question समझ लेना, पहले मैं question समझा दूं। It is the repetition of the word or phrase. देखो भाई, word और phrase का repetition होता है, लेकिन बीच में क्या होता है कि कोई और शब्द आ जाता है। तो जैसे ये है we will do it और we will do it repeat हो रहा है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, I tell you, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइकूप। बिल्कुल सही जवाब है, डाइकूप बोलते हैं। जब सक्सेसिव होता है तो क्या बोलते हैं, एनाफोरा बोलते हैं, ठीक है ना। जब रिपीट होता है तो क्या बोला जाता है, जब सक्सेसिव होता है एनाफोरा बोलते हैं ना। लेकिन ये क्या होता है कि रिपीट तो हो रहा है लेकिन बीच में कोई चीज रिपीट जो है ब्रेक कर रहा है उसको, उसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड डाइक्रूप, डाइकूप, ठीक है, दैट इज डाइकूप। और आप ये बात से परेशान मत होइए कि इसमें अभी हमारा वो रह गया है, कियास्मस रह गया है, डायट्राइब रह गया है, ये सारे वर्ड्स ना मैं आपको ये भी समझाऊंगी, बट जस्ट गिव मी सम टाइम, ये पेपर के खत्म होने तक सब समझा दूंगी। कैंकरीन रेफर्स टू, हाँ जी बताओ। Cancrene refers to verses that read both ways and which thus form a palindrome, verses that read both ways and which thus form है, एक ही तो बात है। पहली नोड, अच्छा, palindrome, a figure that fails to form a palindrome, none of these। एक ये केवल और जो है ना मैं उसके बारे में बताती हूँ भाई, जो मेरे क्वेश्चंस में आएगा मैं वही चीज बताऊंगी। देखो इसे पढ़ो जरा, मैडम आया, मैडम आया में से ये ऐसे होगा। अब जरा पढ़ना, ये देखो
MADAM, मैडम आया मैडम, अब यहां से पढ़ो, MADAMIM, एडम हो रहा है, इसे पैलिंड्रोम कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? पैलिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है जी, मैडम आया मैडम, इसको पैलिंड्रोम कहा जाता है। तो आप लोगों को इसमें ये पूछा है, जैसे कि किसी का नाम जो होता है वो जैसा ऊपर आगे पीछे से एक तरीके से पढ़ सकते हैं। अब आप यहाँ ये देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है कैंक्रीन का मतलब क्या होता है? कैंक्रीन का मतलब होता है कि वर्सेस का क्या, वर्सेस दैट रीड बोथ वेज एंड विच दस फॉर्म अ पैलिंड्रोम, इसे कैंक्रीन कहा जाता है। जो आगे और पीछे दोनों तरफ से पढ़ो तो जो है पैलिंड्रोम उल्टा सीधा एक सा हो। तो जैसे अभी ये इसने डालडा बताया है ना, डालडा, हाँ मतलब वो हिंदी में लिखेंगे, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, है ना। तो इंग्लिश में मैडम आया मैडम, तो ये जो है ये पैलिंड्रोम होते हैं, जब उल्टा और सीधा एक उससे पढ़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। ठीक है, तो अब बताओ भैया यहाँ तक ये 15 क्वेश्चंस में जो जो टर्म्स जो हैं अभी वो रह गई हैं, वो भी हम लोग पेपर के खत्म होने तक सारी चीजें जो है वो हो जाएंगी। और अब